भागीदारी को दिला सकते हैं, लेकिन जो भारत का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ का ढांचा है, जो यहाँ का ताना बाना है, उसमें जो भेदभाव है उसको पाने के लिए आपको सामाजिक लड़ाई लड़नी होगी। और ये जो लड़ाई है ये शायद हम बरसों से लड़ते आ रहे हैं। सदियों पहले तो हमारा सिर्फ शोषण ही हुआ है। लड़ाई तो हमने तब लड़नी शुरू की है जब हमने ये समझा है कि हम भी इंसान हैं। इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है वो एक मानव है, और हमारी लड़ाई जो है, हम सबकी लड़ाई है, ये मानवता की रक्षा, उनके हित की लड़ाई है। क्या हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि इंसान नहीं थी? क्यों उसको रात के समय में जबरदस्ती पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने उस हाथरस परिवार की बिटिया को उसके परिवार से छीन करके जला दिया? आप सिर्फ उस बेटी को नहीं जला रहे थे, इस देश की 49% आइडेंटिटी को जला रहे थे। ये मेरी लड़ाई उस मेरी पहचान की लड़ाई है। आप सिर्फ उस बेटी को नहीं जला रहे थे, उस परिवार की बेटी को उस परिवार से नहीं छीन रहे थे। इस देश का जो समुदाय है, SC, ST और OBC, या जो भी अपनी बेटियों के लिए फाइट करता है, आप उनको ये मैसेज दे रहे थे कि आप हमारे बराबर नहीं हो। ये लड़ाई हमारी उस बराबरी की है। ये लड़ाई हमारी जो है उस माँ के लिए है जिसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ। हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जो हमारे बीच नहीं है आज, उनकी माँ पर्दा, जिसको हम घूंघट बोलते हैं, घूंघट में रहती है, यहाँ तक उनका घूंघट रहता है। जो सरकारी वकील है उनका ये कहना है, मैडम सत्येंद्र जो उनका भाई है उसका बयान हो गया है, लेकिन इनका बयान हम कैसे कराएंगे? ये तो एक अनपढ़ महिला है। इस बात को आप लोग बहुत गौर से सुनिए कि हमें अपनी लड़ाई को किस तरीके से अपने स्त्रियों के द्वारा भी बराबरी की लड़ाई लड़वानी है। जब उन्होंने ये कहा कि ये कैसे बयान दे पाएंगी, क्या इन्होंने जो CBI को बयान दिए हैं उन बयानों पर टिकी रह पाएंगे? मैं अपने आप से ये प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि जितने भी मैं केस लड़ रही हूँ उन केसेस में मैं सिर्फ परिवार को वो केस सिर्फ जितवाऊं नहीं, उस परिवार को बोलना, उठना, बैठना और बराबरी से अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी सिखाऊं। जब मैंने उस माँ को अपने घर दिल्ली बुलाया, अपने आवास पर, उनके साथ मात्र मैं 20-25 घंटे लगातार साथ थी। उनसे जब मैं डिस्कशन कर रही थी, मैंने एक ही बात बोली, ये लड़ाई आप सिर्फ अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं लड़ रही है। ये लड़ाई जो सदियों से आपके साथ अत्याचार होते आए हैं, आपकी उसकी आइडेंटिटी की लड़ाई है, आपकी पहचान की लड़ाई है। इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वकील आपसे कितना भी घोटाला करके कितना भी ये एहसास कराए कि आपने समुदाय से जाती है और वैसे भी मेरे समुदाय को नहीं मानती है। ये रचनाएं, ये भेदभाव तब तक है जब तक हम अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाना नहीं जानते, उनके बराबर पे खड़े नहीं होते हैं, जो हमें दबाना चाहते हैं, तब तक है। जिस दिन आंखों में आंखें डाल करके हमने बात करना सीख लिया और अपने बच्चों को सिखा दिया, उस दिन उनकी नजरें झुकी होंगी जो हमारे साथ अपराध करते हैं। उनकी मैं बात बताती हूँ, रमा देवी की। जिस दिन वो कोर्ट रूम में खड़ी हुई, जज साहब, वकील साहब, सारे लोग भौचक्के थे, सोच रहे थे कि एक स्त्री जो अपने घर के चार दीवारी के बाहर निकल के फूलबड़ी गांव से बाहर नहीं गई है, आज वो अपनी बेटी के हक अधिकार के लिए इतना अच्छा बयान कैसे दे सकती है? क्योंकि मैंने उनको एक ही बात बोली थी, ये लड़ाई मनीषा की नहीं, ये लड़ाई जो आपके परिवार को झूठा फंसाने की लड़ाई थी ना, उसको बचाने की लड़ाई है। आपको अपनी पहचान की लड़ाई है, बचाने की लड़ाई है। और जो आपकी बेटी की रात में पूरे देश ने देखा तड़पती हुई चिता, जो कि एक कुंवारी कन्या को, एक बेटी को जलाया नहीं दफनाया जाता, आपके परिवार को जिस तरीके से उन्होंने जलाया है, उसके बदले की लड़ाई है। मैं सैल्यूट करती हूँ उस माँ को जिसके साथ मैं 24 घंटे रही और उस माँ ने वो बयान दिए जिससे मैं
अधिकार की जो लड़ाई है, अपने स्वाभिमान, अपने शोषण के खिलाफ लड़ाई है, हम लोग सदियों से लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो घर में हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों से हमें अगर वो सवाल करते हैं तो उनको ये नहीं बोल देना है कि बेटा आप ये क्वेश्चन मत करिए, पिता से आप बराबरी करते, आपका बड़ा भाई उसका सम्मान करिए, बराबरी मत करिए, उसके सामने सवाल मत करिए, वो जो कहे उसको मान लीजिए। मैं कहूँगी अपने बच्चों को बिल्कुल उन बातों को मानने के लिए मजबूर नहीं करिए जिन धारणाओं को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने उन बच्चों को आज रोक दिया जो वो सवाल कर रहे हैं, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, दुनिया को समझना चाहते हैं, घूमने फिरना चाहते हैं, तो उनको जाने दीजिए। आपकी लड़ाई कुछ कम हो जाएगी। जो लड़ाई आप आज 50 साल में, 20-25 साल में आकर के लड़ रहे, आपका वो बच्चा 10 साल में लड़ना सीख जाएगा। उसके अंदर वही भावना नहीं आएगी कि हमारा शोषण हुआ। वो बच्चा किसी का शोषण करने वाला नहीं, लेकिन एक न्यायाधीश कोर्ट में भी नहीं लड़ता है, बाहर भी होता है कि वो न्यायाधीश का काम करेगा। हम ऐसे समाज से आते हैं, हम ऐसे वर्ग से आते हैं जो इस देश को सबसे ज्यादा प्यार करता है, और ये हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ये इन्हीं सारी चीजों की प्रूफ है कि मैं जब मुद्दा की लड़ाई लड़ रही थी, मुझसे सैकड़ों लोगों ने सवाल पूछा वो किस समाज की बेटी है। सच बता रही हूँ आप लोगों के बीच, मैंने कभी नहीं उनके पेरेंट्स से पूछा कि वो किस समाज की बेटी है। मनीषा के बारे में जब पढ़ा, क्योंकि इस केस को मैं सिर्फ 29 तारीख जब उनकी डेथ हुई, सिर्फ उस दिन से नहीं लड़ रही थी, उससे पहले जब हम करीब 20 सितंबर की बात है, मैं कब से लड़ रही थी इस केस को, उन लोगों से बात कर रही थी, वहाँ के जो SP है सबसे मेरी बात हो रही थी। मैं किसी से नहीं पूछती हूँ, बस हमारी यही आइडेंटिटी है। मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि जो व्यक्ति जिसके लिए हम खड़े हो रहे हैं और जो शोषित है वो मेरे देश का नागरिक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो शोषित है वो हम सब लोग ही क्यों हैं, और जिसने शोषण किया वो इतना वहां पर कैसे पहुंच गया, इतना हावी हम पर कैसे पहुंच गया, कैसे हो गया, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और वही बात जो है माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज सार्थक करनी है हमें कि हमें राजनीतिक भागीदारी मिल गई, हमें सब प्रशासनिक भागीदारी मिल गई, लेकिन हमें वो भागीदारी जो सामाजिक है वो लेनी है, लेनी नहीं है दोस्तों। ये अब लड़ाई छीनने वाली है। जिस दिन हम नजरों से नजरें मिला करके लोगों के सामने डट करके खड़े होना सीख गए, क्या होगा? गोली मारोगे, सामने से मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी हमारे साथी बोल करके गए थे कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। निश्चित रूप से जवान क्या, बुजुर्ग क्या, महिलाएं क्या, हम सब लोग अगर एकजुट होकर के, निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि आगे बढ़ूंगी तो ये बदलाव होगा। बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत लोगों की पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मैं कहना चाहती हूँ निश्चित रूप से पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने से बहुत सारे बदलाव होते हैं, लेकिन जो सामाजिक क्रांति होती है उसके मंच पर वो लड़ाई में हमें एकजुटता दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम सामाजिक लड़ाई में एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि पॉलिटिकल लड़ाई जो है, जो पार्लियामेंट में बैठ करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपने अनुसार कानून बनवाने की जो लड़ाई है, जो पॉलिसी मेकिंग है, वहां पर हम कमजोर रहेंगे अगर हमारे सामाजिक संगठन एकजुट नहीं हुए। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का हम सबका अधिकार है। जो लोग पहले से सत्ता में बैठे हैं उन लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी ऑलरेडी हावी है कि न तो वो सत्ता से हटना चाहते हैं, ना कुछ देना चाहते हैं, और जो है उसको भी छीनना चाहते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है छीनने नहीं देंगे, हासिल भी करेंगे और बाद में हम देने वाले भी बनेंगे। ये लड़ाई वहाँ तक लड़नी है। आप लोगों को, हम लोगों को लगता है कि आखिर जो मीडिया में डिबेट डिस्कशन चल रहा है, चाहे वो गाय का मुद्दा हो या आर्मी का मुद्दा हो, किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, आप लोग ध्यान से कभी एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए। वहाँ डिबेट डिस्कशन में जो लोग बात बोल रहे हैं वो कौन लोग बैठे हैं? तो इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों को, 4 लोगों
2-3 लोगों में कौन शामिल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी हमारे देश के अंदर पार्टियां हैं रीजनल, या उन्हीं लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग कौन है, हमारी विचारधारा कहाँ है, हमारी ओपिनियन कहाँ है, वहाँ हमारी समस्याएं कहाँ है। जिस दिन हमारे में से लोगों ने अपनी ओपिनियन रखनी शुरू कर दी, वहाँ से जाकर के बदलाव होना शुरू होगा। सीबीआई में अगर इस देश की बात करें, हम पॉलिटिकल थोड़ी सी बात करेंगे, जितने भी ओबीसी या दलित समाज के नेता हुए हैं, उन नेताओं को सीबीआई के हथकंडे में ऐसा फंसाया गया कि आज वो अपनी पार्टियों को मजबूरी में उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन देने को मजबूर हो रहे हैं जिन लोगों ने हमारा शोषण किया। क्यों? क्योंकि हम सीबीआई में नहीं है, हमें सीबीआई में पहुंचना है, हमें ईडी में पहुंचना है। क्योंकि अगर आपने अपने इंस्टीट्यूशंस बना लिए, आपने अगर अम्बेडकर पार्क बना लिए, आपने अगर शिवाजी की मूर्ति लगा दी, अगर आपने सावित्रीबाई फुले की मूर्ति लगा दी, तो आप पर ईडी का छापा पड़ेगा। हमें मेरे बच्चों को ईडी में पहुंचाना है, हमें मेरे बच्चों को मीडिया में पहुंचाना है। आप सोचते हैं कि इस देश का आखिर हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी हमारा यूथ का जो हमारा यूथ है वो अभी भी भेदभाव कर रहा है। उसका कारण आप जानिए, जड़ कहाँ है। कोई भी जब फिल्म बनती है, आप उस फिल्म में देखेंगे पंडित जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये सच है जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, ये मेरी अपनी ओपिनियन नहीं है, जो मुझे आप दिखा रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। ठाकुर जी मूंछ तान रहे हैं, तिलक लगाए, पैर रख करके बैठे हैं, और एक व्यक्ति जो है, जो ड्राइवरी का काम कर रहा है, जो झाड़ू पोछे का काम कर रहा है, जमीन में बैठा के जी हुजूर हाँ हुजूर, ये हमारे बच्चों के माइंड में बैठाया गया है कि तुम लोगों की आइडेंटिटी इसी तरीके की है। तो हमें क्या करना है? फिल्में बनानी है, उस इंडस्ट्री में घुसना है जहां पर 1-7 करोड़ इस देश का यूथ फिल्में देख करके मूवी हॉल से बाहर निकल करके जब ये सोचता है कि नहीं, इस देश के अंदर जो राजा है, जो महाराजा है, वो कोई भी हो सकता है, ये हमें करना है। कहाँ पर हमें, अगर इन सारी चीज़ों में हम जाएंगे, आप देखेंगे मीडिया हाउसेस में कितने लोग बैठे हुए हैं, आप चिल्लाते रहिए, जब तक सोशल मीडिया पे मुद्दे की बात नहीं होगी तब तक जाकर के हम लोगों के मुद्दे नहीं आते हैं। मीडिया हाउसेस बनाइए, ये लड़ाई, क्योंकि हम लोग सोचते हैं आखिर हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग जागरूक भी हो गए, इंटेलेक्चुअल भी हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी की हम बात करते हैं, मानवर कांसीराम जी की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले जी जो कि प्रथम शिक्षिका थी, मैं कहना चाहूँगी देश की 49% महिलाओं की आबादी है, उन्हें नहीं पता है कि इस देश की पहली प्रथम जो शिक्षिका कौन थी। हमारे इतिहास को छुपाया गया है, उसके लिए क्या करना है? जब तक आपके मीडिया हाउस नहीं होंगे, आप जयंती नहीं मनाओगे, उनके बारे में बात नहीं करोगे, क्योंकि जो लोग बात कर रहे हैं वो अपने लोगों की बात कर रहे हैं, और हम भी निरंतर उन्हीं लोगों को पूछते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं चल रहा है कि देश में नैरेटिव क्या बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट मैं बात आप लोगों के पीछे कहना चाहूँगी, यहाँ मैं नीचे में देख रही हूँ, पीछे में करीब यहाँ पर 8-10 लोग लेडीज बैठे हुए हैं। कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी वर्ग बिना अपने घर की स्त्री को आगे किए सफलता नहीं हासिल कर सकता। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं जानती हूँ इस चीज़ को कि पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं। आप चाहते हैं कि इस टाइम जब आप यहाँ से निकलेंगे, आज तो करवा चौथ का व्रत है, बहुत सारी महिलाएं जो हैं आप लोगों के लिए, जो आपकी पत्नियां हैं, वो प्रे कर रही हैं कि आप लोग सुरक्षित रहें। और मुझे लगता है ये जो स्त्री व्रत रख रही है ना, वो सच बता रही हूँ, 2-3 बहुत बड़े कारण हैं आपके ऊपर, उसकी आर्थिक निर्भरता। क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ ना, बच्चों को लेकर के कहाँ जाएगी? क्योंकि हम ही लोगों ने उसको नहीं पढ़ने दिया, उसको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होने दिया आपके। और दूसरी चीज जो कि एक स्त्री बहुत ही करुणामय होती है, आपके साथ उसका जो भावनात्मक जो जुड़ाव है, वो उसको हमेशा डर में रखता है कि मेरे पति को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो क्या आप लोगों की इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने घर की स्त्री, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो या बहन हो, उसको कम से कम जब आप इस कार्यक्रम के बाद जाएं या जितने भी कार्यक्रम करते हैं, उसको जा करके एक बार घर में डिस्कस तो करें कि हम अम्बेडकर जी के ऊपर बात करके
पता होना चाहिए, आपकी पत्नी को पता होना चाहिए, आपकी बहन को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से बाहर जा रहे हैं, घर के बाहर काम करने के लिए, तो आपका बच्चा जब ये सवाल करे कि माँ माननीय कांजीराम जी कौन है, जब वो पूछे माँ अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, तो उस बच्चे को कम से कम उस 2-5 घंटे का या 2-3 दिन का अपने पिताजी के आने का इंतजार ना करना पड़े और माँ ये कहे बेटा पापा को आ जाने दो तब बताएंगे। जिस दिन आपने ये बात कर ली, मैं निश्चित रूप से कहती हूँ आपके घर में जो बैठा बच्चा है ना, उसको 20 साल नहीं, वो बच्चा 10 साल में उतना डेवलप होगा ना कि पता नहीं समाज में कितने अम्बेडकर और कितने माननीय कांजीराम ने करी। लेकिन ये लड़ाई हमें समाज में हम लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशासनिक लड़ रहे हैं, धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हर तरीके की लड़ रहे हैं। लेकिन एक जो लड़ाई है ना, अपने घर में अपने बच्चों को अपनी रूढ़वादी नीतियों के जो परिवार में डिक्टेट करने वाले पिता हैं, भाई हैं, उनके खिलाफ भी लड़ने दीजिए। अपने घर की स्त्री को निकलने दीजिए, बाहर उसको दुनिया देखने दीजिए। आप लोग के बीच अगर मैं आज हूँ, अपनी छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं जिस गांव से हूँ, मुझे लगता है मेरे जो गृह जनपद है इटावा, उसका वो सबसे छोटा गांव है, सिर्फ 53 मकान हैं। मेरे गांव में मुझसे पढ़ने वाली एक भी लड़की 8th क्लास के बाद 9th में पढ़ने नहीं गई। मैंने अपने घर में अपने भाइयों से, अपने माँ से सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत की। शायद आज वो लड़ाई मैं उनसे नहीं लड़ती अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो बहन मनीषा के लिए कैसे लड़ पाती। इसलिए कभी कुछ लड़ाइयाँ मुझे अपने परिवार के, अपने लोगों के खिलाफ अपने लिए लड़नी होती है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं। और जब आपको स्टार्टिंग में ही रोक दिया जाएगा और आपका सपना टूटेगा तो आप कैसे करेंगे। इसीलिए कम से कम अपने घर के अंदर जो बैठी आपकी बेटी है, अगर उसके कुछ सपने हैं तो उसको आगे बढ़ने दीजिए, उसको रोकिए मत। जिस दिन आपने अपने घर की बेटी को घर में बोलना, घर में लड़ना झगड़ना सिखा दिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ बाहर किसी लड़के की हिम्मत नहीं है कि आपकी बेटी को वो छेड़े और आपकी बेटी के साथ ऐसा क्राइम करे। लेकिन जब वो अपनी बेटियों को कहते हैं नजरें नीचे डाल करके चलो, शर्माती हुई बेटी, इनोसेंट बेटी सबको पसंद है, लेकिन अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खड़े होने के लिए तो क्रांतिकारी बेटी चाहिए ना। तो अपने घर में शर्मीली, दुबली पतली, कमजोर नहीं, क्रांतिकारी बेटी बनाइए। हो सकता है वो बेटी अपने पिता के खिलाफ भी क्रांति कर दे कि पापा मुझे घर से जाकर के दिल्ली में पढ़ाई करनी है और मुझे IAS बनना है। पिताजी कह रहे शादी करनी, बेटी कह रहे IAS बनना है। अरे जाने दीजिए ना, उसका जीवन उसको जी लेने दीजिए। देखिए मनीषा वाल्मीकि, निर्भया या दिशा रेड्डी जैसी बेटियां हमारे देश में ये मरना बंद हो जाएंगी उस दिन, और ये देश वाकई में समृद्ध भारत बनेगा। जैसे कि अभी माननीय SP साहब बोल करके गए हैं यहाँ पर कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो देश की 49% आबादी को आप इग्नोर करके कभी ये सपना पूरा नहीं कर सकते। जिस बेटी को आपने घर में नहीं बोलने दिया, आप उम्मीद करते हैं कि वो बेटी बाहर जाकर के किसी उस सिरफरे आदमी से लड़ेगी जो आपके खिलाफ आपकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा है। क्या आपने जिस बेटी को घर में नहीं बोलने दिया, शादी जब उसकी हो जाएगी, बहुत सारा दहेज दे करके आप भेजोगे उसको ससुराल में, किसी दिन आपकी बेटी फांसी के फंदे पर झूल रही होगी। जो बेटी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उसको आपने अपने आप का प्रोटेक्शन नहीं सिखाया, वो बेटी क्या समाज की लड़ाई लड़ेगी। तो साथियों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर इस बहन को आज यहाँ पर आप सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी घर की बेटी को डिबेट और डिस्कशन का हिस्सा बनाइए, अपने बच्चों को अपने डिबेट और डिस्कशन का हिस्सा बनाइए। अगर टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो उनको ये बताइए कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है। निश्चित रूप से बदलाव होगा। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ इस केस के बारे में, ये जो मनीषा बिटिया के लिए मैं केस लड़ रही हूँ, ये लड़ाई सिर्फ हम आर्गूमेंट से नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ हमारी उन किताबों के कानूनों की नहीं है। ये लड़ाई उस कोर्ट रूम में 15, 20, 20,
हम लोग अपनी सुरक्षा ऐसे कर रहे हैं। लेकिन प्रतिबद्ध हैं अपनी बिटिया मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। 1.5 से 2 महीने में इस केस का जजमेंट आएगा। आप सब जीतेंगे। जो हमारी आइडेंटिटी को जलाया जा रहा था रात में, जिस बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ, उसकी आइडेंटिटी की लड़ाई हम सब जीतेंगे और मिलकर के जीतेंगे। दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो, इस पर भी काम करेंगे। अपनी बेटियों को खुद लड़ना सिखाएंगे, अपने बेटों को आगे बढ़ाएंगे। तभी मुझे लगता है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है, उनका जो उद्देश्य था वो हम पूरा कर पाएंगे। ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन साथियों नामुमकिन नहीं है। आगे मैं अगेन भाई दलीप कंडारा जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज करते रहें और अपने कार्यक्रम में बस एक प्रयास करें, देश की 49% आबादी को कम से कम 30% जरूर बढ़ाएं। ऐसी उम्मीद करती हूँ आगे जो आपका कार्यक्रम होगा उसमें आप करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और हम जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि हमारी बहन मनीषा को जो हमने प्रतिबद्ध हैं इस लड़ाई के लिए, वो लड़ती रहूँगी और मैं न्याय दिला करके रहूँगी। इसमें चाहे कितनी भी अड़चने आए, ये लड़ाई हम जीतेंगे जरूर। आप सभी का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये वो सक्सेस है जिन्होंने लगातार महिलाओं के बीच में काम किया, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनकी सुरक्षा के लिए, चाहे मीडिया का मामला हो चाहे हर